जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में। 75 डेज इंग्लिश प्रैक्टिस हार्ड चैलेंज में ये हमारा 73rd क्लास है, 73वीं क्लास, जिसके अंदर इडियम्स एंड फ्रेजेस चल रहे हैं। ऑल टीसीएस PYQs हैं 2023, 22, 21, 20 ऐसे करके। तो अभी मैं आप लोगों को कराने वाला हूं क्लास नंबर 73rd, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन हम लोग फिर से कंप्लीट करेंगे। 2 क्लासेस में 100 क्वेश्चन हो गए हैं, हर क्लास में 50 क्वेश्चन होते हैं। आज की क्लास में फिर से 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप में से कोई भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ओपन स्टडी गुरुकुल की जानकारी आप इन कॉन्टैक्ट नंबर से ले सकते हैं। यहाँ आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, सबसे बढ़िया चीज की रूटीन और गाइडेंस आपको यहाँ पे प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ दी जाती है, जिसमें आप अच्छे से रिजल्ट दे पाते हो। 12 घंटे का स्टडी रूटीन यहाँ पे फॉलो करवाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर्स पे जानकारी लेके पता कर सकते हैं। और अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं सीपीओ, सीएचएसएल या फेज 12 के लिए इंग्लिश कंप्लीटली, तो हमने आपके लिए एक VOD बैच बनाया जो कि बेस्ट सेलर है इस टाइम पे, क्योंकि इसमें फाउंडेशन क्लासेस प्लस प्रैक्टिस क्लासेस, जो कि अगर अलग अलग परचेज करते हैं तो कम से कम 1200 रुपए के बैचेस हैं ये, जो आपको सिर्फ 500 रुपए में मिल जाता है कंप्लीट VOD बैच। और अगर लाइव प्लस VOD चाहते हैं, जो रिसेंटली जो अभी चल रहा है, वो है 16 बैच, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, आगे बढ़ते हैं। बीट अबाउट द बुश एक ईडियम होता है, ये ईडियम की क्लासेस चल रही हैं, आपको पता है। सारे के सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूं। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मतलब 101। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? बीट अराउंड द बुश या बीट अबाउट द बुश, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। कितनी बार पूछे गए? बहुत बार पूछे गए, ठीक है ना। तो घुमा फिरा कर बातें करना, ये SSC MTS 2023 के सवाल है, ठीक है ना। अगर आप बात को घुमा फिरा के करते हैं तो इसको कहा जाता है बीट अबाउट द बुश या फिर बीट अराउंड द बुश, ठीक है ना। डिवाइड समथिंग इनटू मेनी पार्ट्स नहीं, इसका मीनिंग है अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक। जब हम किसी मेन मुद्दे की बात ना करके हम इधर उधर की बातें करते हैं ना, तो इसी को कहते हैं भाई सीधे मुद्दे की बात करना, इधर उधर की बात क्यों कर रहा है, ठीक है। SSC MTS का सवाल है। टू हैव एन इचिंग पाम, मेरी हथेली खुजला रही, इसका मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा, हमेशा पैसा पैसा करता रहता है ऐसा व्यक्ति जो पैसे का बड़ा ही लालची होता है। टू बी ग्रीडी फॉर मनी, जब हम पैसे के लिए बहुत ज्यादा ग्रीडी जैसे हो जाते हैं, लालची जैसे हो जाते हैं कि मुझे पैसा मिले पैसा मिले, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं जी क्या? टू हैव एन इचिंग पाम, मतलब हथेली में खुजली होना, ठीक है। ये इसका आंसर तो आपको पता चल गया। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, दुखती नस पे हाथ रखने का मतलब समझते हो कि आप मुझे परेशान कर रहे हो। तो बहुत कॉमन सी बात है कि टू गेट ऑन वंस नर्व्स, किसी व्यक्ति की नर्व्स पे हाथ रखना। नर्व्स मतलब जो नसें होती हैं, नर्व्स। तो समझ लो कि भैया किसी को हम परेशान कर रहे हैं, किसी को चिढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप अनिल जादव इंग्लिश, मेरा अकाउंट है, आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है ओपन स्टडी, जहाँ पे PDF वगैरह सब कुछ मिल जाता है, और ओपन स्टडी एप्लीकेशन जहाँ पे हमारी पेड क्लासेस चलती हैं। आगे चलेंगे, SSC MTS के क्वेश्चन चल रहे हैं भैया। आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल, और जंगल हमेशा ही खतरनाक होता है। शेर, चीता, भालू, फिर कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह, ये सब पाए जाते हैं। अगर आप जंगल से बाहर हैं, इसका मतलब है कि आप आउट ऑफ डेंजर हैं। आउट ऑफ द वुड्स मतलब आउट ऑफ डेंजर, अगर आप जंगल से बाहर आ गए हैं यानी कि आप अब खतरे से बाहर हैं। तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा जी खतरे से बाहर। अब सबकी हिंदी मीनिंग लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं, खतरे से बाहर हो जाएगा इसका मीनिंग, ठीक है। अब बाकी के वापस नहीं लौटते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आगे उनकी मीनिंग्स लिख देंगे। बाय अ लेमन, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आप मेले से क्या खरीद के लाए, तो वो अहमद की कहानी आपने सुनी होगी कि अहमद मेला देखने गया था, वो अपनी दादी के लिए, मम्मी के लिए क्या ले आया? चिमटा ले आया 3 रुपए का, है ना। वो कुछ खाने पीने के लिए, मतलब उसने लड़कों के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उसने एक ऐसी चीज खरीदी है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, यूजलेस, वर्थलेस। ऐसे अगर आप लेमन खरीद लेते हैं मेले से, तो इसका मतलब है यार आइसक्रीम खरीदो, कुछ खाने पीने, यूजलेस। ऐसी कोई चीज यूजलेस या फिर वर्थलेस कह सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई चीज जो यूजलेस या वर्थलेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, ये रे, टू बाय समथिंग दैट इज वर्थलेस, कोई ऐसी चीज खरीद लेना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और वैसे लेमन की वैल्यू होती है, लेकिन उस जगह पर नहीं है जहां पर होनी चाहिए। जहां पे आपको, जैसे कि मान लो, एक डिपेंड करता है ना, सही जगह पर सही चीज की वैल्यू होती है ना, हर जगह तो नहीं होती ना। हाँ,
टू मेक वंस माउथ वाटर, ऑब्वियसली यार, अगर मेरे मुंह में पानी आ रहा है किसी चीज को देख के, इसका मतलब क्या है, मुझे वो चीज पसंद है, मुझे लालच जैसा है, ठीक है ना। तो एक तरीके से भूख लगना है ना, फील हंग्री, बोलते हैं यार इसको देख के तो यार मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इसका मतलब मुझे भूख लग रही है, मेरा खाने का मन कर रहा है। तो कोई भी चीज़ जब आपके मुंह में पानी आता है तो सिंपल सा मतलब होता है कि आप खाने के इच्छुक हो रहे हैं, आपको कुछ खाना है, ठीक है। तो फील हंग्री इज द मीनिंग ऑफ टू मेक वंस माउथ वाटर। क्लियर। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा सा इडियम है यहाँ पे, वन स्वैलो डज नॉट मेक अ समर। देखना मेरी बात, ठीक है, वन स्वैलो डज नॉट मेक अ समर। सिंपल सी चीज जो होती है इस इडियम का सिंपल सा मतलब होता है वो ये होता है, जैसे बोलते हैं ना कि एक कहावत हिंदी में बोलते हैं कि एक बूंद से या एक बूंद सूख जाने से, ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ऐसे बोलते हैं कि यार शुरुआत ही, मतलब कभी भी किसी चीज की शुरुआत फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, बिगिनिंग कैन नॉट डिसाइड द फ्यूचर। समझ रहे हो ना, किसी चीज की शुरुआत जो है उस चीज के फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकती। जैसे कि अगर मान लो आप दो लोगों के बीच में शुरुआत में प्यार है तो जरूरी नहीं आगे रहे, अभी दुश्मनी है जरूरी नहीं है कि आगे रहे, अभी आप प्रॉफिट में जरूरी नहीं है कि आगे प्रॉफिट में रहो। तो वही चीज है कि बाय वन स्वैलो डज नॉट मीन मेक अ समर। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज, जैसे कि आपकी लाइफ में अगर एक बार कुछ अच्छा हो गया, जैसे मान लो किसी मैच में एक बार, जैसे क्या नाम था उनका, क्रिकेटर जिन्होंने 6 छक्के मारे, ठीक है, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, दिमाग में तो चल रहा है पर बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, आ रहा है यार, युवराज करके है ना, युवराज। तो उन्होंने 6 छक्के मारे, अब नहीं टूट पा रहा रिकॉर्ड, खुद से ही नहीं टूट पा रहा, या फिर वो हो गया तो हो गया। अब ऐसे एक इवेंट कोई अच्छा सा हो जाता है, जरूरी नहीं कि आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, तो ये होता है, ठीक है ना। तो अ सिंगल फॉर्चुनेट इवेंट डज नॉट मीन दैट व्हाट फॉलोज विल ऑल्सो बी गुड, यानी कि जरूरी नहीं कि एक अगर अच्छा इवेंट हो गया तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही आगे भी होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका मीनिंग होता है। अब हिंदी में ही समझ सकते हो बिहेवियरली, वैसे इसका पर्टिकुलर हिंदी मीनिंग यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट में नहीं डाल सकते, ठीक है ना। चलिए, टू मीट वंस आईज, टू मीट वंस आईज का क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात बताओ। अगर आईज मिला रहे हो इसका मतलब आप आई कांटेक्ट कर रहे हो, इसका क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात बताओ, है भाई। बताओ भाई, देखो सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं फिर मैं बताता हूं। देखो हम लोग बोलते हैं सुनो भाई मेरे से आंखों में आंखें डाल के बात करो, या मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करी, इसका क्या मतलब होता है, टू लुक एट समवन डायरेक्टली व्हाइल दे आर लुकिंग एट यू। जब कोई व्यक्ति आपकी तरफ, देखो ऐसा अक्सर कब होता है पता है, जब लड़के लड़कियां आंखें भिड़ा रहे होते हैं, समझ रहे हो, तो उस सिचुएशन पे ऐसा ही होता है, यानी कि मैंने भी उसको आई कॉन्टेक्ट किया, प्रॉपरली आई कॉन्टेक्ट किया भैया, ठीक है ना। तो वही होता है जब हम किसी व्यक्ति को देख रहे होते हैं, अगर या आपको कोई व्यक्ति देख रहा है तो आप उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो, दैट इज टू मीट वंस आई। सिंपल सी बात है, किसी को डायरेक्टली आंखों में देखना, आई कांटेक्ट करना। अब ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट का क्या मतलब होता है, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, पास्ट में कुछ हुआ जिसका नतीजा अभी आपको भुगतना पड़ रहा है, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट क्या मतलब होता है बताओ। जैसे कि आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया जिस बहुत खुद खतरनाक सा, और वो आपको प्रेजेंट में परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे, समथिंग पावरफुली नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक मतलब यादगार, तेज तेज यादगार, ऐसे लिख लो, तेज याद आना। पास्ट में कोई ऐसी चीज हुई है जो अचानक से आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर रही है, पास्ट में कुछ इतना बुरा हो गया है कि प्रेजेंट में वो चीज बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हर्ट कर रही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अभी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, इसी को कहते हैं ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, ठीक है ना। हाँ, समथिंग पावरफुली नॉस्टैल्जिक, बहुत तेजी से याद आना किसी चीज की। देखो आगे चल के, अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या होता है भाई, ये बंदा ना अगेंस्ट द क्लॉक काम करता है। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब समय से आगे चल रहा भाई, समय से आगे मतलब इतना काम करता है कि समय या समय से आगे, या तो समय पर या समय से आगे, मतलब 10 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है काम,
कहने का मतलब है कि तुमसे पहले चल रहा है, ये हर चीज से पहले चल रहा है। रस्ड मतलब बहुत तेजी से, क्विकली, शॉर्ट ऑन टाइम, एकदम परफेक्ट, या तो ऑन टाइम या फिर समय से पहले, ऐसा है, मतलब समय की बचत कर रहा है। घड़ी चल रही है, अब कुछ लोग कहते हैं मैं लेट हो रहा हूं, नहीं, वो पहले पहुंच जा रहा है भाई, सारे काम फ्री करके। ऐसा ही होना चाहिए हमेशा, पंक्चुअलिटी के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं। पंक्चुअल रहो यार, लाइफ में जितना पंक्चुअल रहोगे ना, समय की जिसने इज्जत कर ली, समय की जिसने इज्जत कर ली, जीवन में वो कभी दुखी नहीं रहेगा, उसको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। समय की इज्जत जिसने कर ली भाई, अगेंस्ट द क्लॉक दौड़ो, पंक्चुअल बने रहो, जितना टाइम दिया या तो उस टाइम पर या उससे पहले, लेट नहीं होना है किसी भी चीज में, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, गारंटेड। बस समय के साथ खिलवाड़ नहीं। इन द ग्रूव का मतलब क्या होता है बताओ? इन द ग्रूव कौन बताएगा? बताओ। सबसे पहले तो आपको ग्रूव का मीनिंग पता होना चाहिए। देखो, ग्रूव का मतलब होता है जैसे एक मैप होता है ना, रोड मैप, ठीक है ना, उसको कहते हैं, या जिसमें से चीजें निकल के जाती हैं, ठीक है। जैसे एक नाली होती है, नली होती है ना, जैसे आपने देखा होगा पाइपलाइन जैसी होती है जिसमें कोई चीज निकल के आती है, उसको ग्रूव कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इन द ग्रूव है, या आप कह सकते हैं इन द ग्रूव का मतलब क्या होता है? टू माउस ऑन इन एन एमलेस मैनर, नहीं, स्टार्टिंग टू परफॉर्म वेल, ये हो जाएगा। अगर आप शुरुआत ही अच्छी कर देते हैं, यही होता है, मैं सच बताऊं कि अगर आप किसी भी चीज की शुरुआत अच्छी करते हैं, बोले शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो फिर कॉन्फिडेंस मिल जाता है। पढ़ाई हो, कोई कारोबार हो, स्टार्टअप हो, शुरुआत अच्छी हो जानी चाहिए, फिर तो ये मान लो सब कुछ अच्छा होता है ना, कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाता है। और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर चीजें हमें पॉजिटिवली ही नजर आती हैं बहुत हद तक। हिज मदर एंड आई शेयर द सेम ओपिनियन, अगर आपके विचार मिलते जुलते हैं तो आप क्या कहते हैं? शेयर द सेम ओपिनियन, मतलब सी आई टू आई, या फील ब्लू, या लीव नो स्टोन। अब देखो यहां पे ना, ये एक्चुअली ईडियम नहीं, ये मीनिंग है। ये क्या है जी? ये मीनिंग है। अब ईडियम तो आपको नीचे से चेक करना है, ये तो मीनिंग है जी, ये क्या है जी? मीनिंग है। अब आपको ईडियम नीचे से सर्च करना है कि ईडियम क्या होना है। अब चार ऑप्शन है, चारों ही ईडियम है, ये चारों ही क्या है? ईडियम है। जैसे सी आई टू आई है, अब देखो आई टू आई का मतलब यही होता है, सी आई टू आई का मतलब है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही मैं सोच रहा हूं, तो सी आई टू आई का मतलब भी सेम यही होता है, शेयर द सेम ओपिनियन, ठीक है। फील ब्लू का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, बहुत अक्खा हो जाना, मतलब कि अब क्या करें। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कि आपने अपनी काम में, आपने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी, जितने भी हर्डल्स आए, जितने भी प्रयास करने थे, मैंने सारे कर लिए। और पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है एक तरीके से लाल रंग देने का मतलब होता है एक जैसा कर देना, एक तरीके से इसका सेंस वो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आई टू आई का मतलब होता है शेयर द सेम ओपिनियन। बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ का तो सिंपल सा मीनिंग है, बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया भैया, कि अगर कोई व्यक्ति मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ हो, इसका मतलब सिंपल सा है कि घर इसका बहुत ही परिवार कैसा है? वेल्दी है, पैसे वाला है। टू अकॉम्प्लिश टू टास्क्स in one attempt, a work which needs tremendous energy, a useful one say born in a rich family, obviously D option is the correct answer. वॉक ऑन एयर का मतलब क्या होता है जी बताइए? वॉक ऑन एयर का मतलब होता है खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना। बोलते हैं आजकल ये हवा से बात कर रहा है, इतना खुश हो गया, हवा में उड़ रहा है आजकल। भैया हवा में मत उड़ो वरना जमीन पे आ जाओगे, ठीक है ना। एक बार मैं चेक कर लूँ वॉइस वगैरह सब क्लियर है? हाँ जी, चेक करना, ठीक है ना, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड होती है तो रिकॉर्डिंग में भाई ध्यान रखना होता है वॉइस वगैरह का। मेरी कई सारी वीडियोस में वॉइस के चक्कर में पूरी की पूरी क्लास करप्ट हो जाती है। नेक्स्ट, वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा सा, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सुनो भाई, जो आपके एमटीएस के क्वेश्चंस होते हैं वो या तो इक्विवेलेंट होते हैं सीजीएल के, या फिर उनसे ज़्यादा, मतलब थोड़े से टफ होते हैं। सीजीएल के कंपैरिजन में भी टफ होते हैं एमटीएस के क्वेश्चन, क्योंकि एक ही पेपर होता है और क्राउड ज़्यादा होता है। 10th पास बच्चे भी इसमें अप्लाई करते हैं और उनका मैथ्स अच्छा होता है, ठीक है, और वो पढ़ के आते हैं, एनर्जी होती है उनके अंदर, सब कुछ होता है, तो थोड़ा सा ठीक ठाक पेपर होता है, एक ही पेपर होता है, ठीक है ना। तो बताओ, हाँ, वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या होता है? देखो, वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है कि अपनी उम्र से ज़्यादा भार अपने ऊपर ले लेना, यानी कि एक छोटा सा बच्चा है और वो काम कर रहा है बड़े लोगों के, तो इसका मतलब टू बी वेरी यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, टू बी वेरी यंग विदाउट एक्सपीरियंस,
नहीं, टू बी वेरी यंग, हाँ ये आंसर तो ये है, ठीक है। बिहाइंड द ईयर्स सही तो है, विद होगा शायद यहाँ पे, विदाउट तो नहीं होगा। टू बी वेरी यंग विदाउट एक्सपीरियंस, ठीक है। बिहाइंड द, हाँ बिहाइंड द ईयर्स है, ठीक है ठीक है। नहीं, बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है एक तरीके से अनएक्सपीरियंस या नया आदमी, जो नया नया होता है, सही है। जो नौसिखिया होता है मतलब अपने कार्य में अभी नया है, तो उसको बोलते हैं बिहाइंड। लिखे ना, बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है कि अभी ये नया है, अभी ये काम जो इसको सीखना चाहिए उससे बहुत पीछे, मतलब अभी ये नया है, अभी काम सीखेगा ऑब्वियसली। टू हैव अ फुट इन अ ग्रेव, भाई सबको पता है कि अब ये मरने वाला है, ठीक है ना, हाँ तो लगभग ये मरने वाला है। टू बी नियर डेथ मतलब इसका आधा पैर जो है कब्रिस्तान में है, यानी कि ये लगभग मरने वाला है। टू हैव द हार्ट ऑफ स्टोन, बोलते हैं यार इस व्यक्ति का दिल तो पत्थर का है, ये पत्थर के सनम, सुना होगा आपने, पत्थर के सनम, यानी कि कोई व्यक्ति अगर पत्थर का है, इसका दिल पत्थर का है, यानी कि निर्दयी व्यक्ति है, इसके अंदर दया बिल्कुल भी नहीं है। तो नॉट बीइंग एबल टू मेक अ डिसीजन, टू फील फियरलेस, टू फील अ नो पिटी, ये हो जाएगा, जिसके अंदर दया ही नहीं है ना, ये हो जाएगा। और पिटी मतलब होता है दया, जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, पत्थर दिल। टोटली यूजलेस, ये मीनिंग है, ईडियम आपको नीचे से ढूंढना है, अभी अभी पढ़ के आए शायद। क्राई ऑफ डेड, हाँ ये सही है। कोल्ड फीट, देखो ये हो जाएगा, ये तो इसका मीनिंग है, ये तो इसका अर्थ है जी, ये तो इसका अर्थ है जी, ठीक है ना, हाँ ये हो जाएगा, सॉरी। डेड डक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य का नहीं, मतलब मरा हुआ व्यक्ति है। और कोल्ड फीट होता है आलसी व्यक्ति। क्राई ऑफ होता है झूठा दिखावा, ठीक है ना। और फ्यूल टू फायर होता है आग में घी डालना, मतलब बात को ज़्यादा बढ़ाना, सिचुएशन को और ज़्यादा खराब करना। कोल्ड फीट होता है आलसी व्यक्ति, डेड डक होता है यूजलेस व्यक्ति, और क्राई ऑफ होता है दिखावा करना, प्रिटेंड करना, ढोंग करना। लोव्स एंड फिशेस, देखो लोव्स कहाँ से बना है, लोव्स बना है लोफ से, लोफ मतलब होता है रोटी के टुकड़े, रोटी के टुकड़े, ठीक है। और लोव्स एंड फिशेस जैसे कि हम मछलियों को क्या डालते हैं, छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं रोटियों के, इसका मतलब क्या हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ खाने की मतलब चाहिए, जैसे कि फिशेस को क्या चाहिए, उनको घर बंगला कुछ ऐसा कुछ चाहिए, मतलब खाने के लिए चाहिए, अपनी नीड्स चाहिए, मतलब कुछ चाहिए उसको, ठीक है। तो लोव्स एंड फिशेस का सिंपल सा मतलब एक ऐसी चीज जिसमें आदमी भौतिक क्या करता है, सुख लेता है, मतलब चीजों को चाहता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, ऐसे करके। तो इसका मीनिंग ये होता है लोव्स एंड। अब देखो सेम टू सेम मीनिंग अगर मिल जाएगा तो फिर ईडियम का मतलब कैसे निकलेगा, ईडियम का मतलब ईडियम कैसे होगा, फिर तो सीधे ट्रांसलेशन हो जाएगा, फिर तो वोकैबुलरी हो जाएगी, सिनोनिम एंटोनिम हो जाएंगे फिर तो सेम मीनिंग कभी भी नहीं होता है, इनके क्या होते हैं, ईडियमेटिक मीनिंग होते हैं। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा मटेरियल गेन, यानी कि चीज़ों का क्या करना, एक लालच जैसा होता है, चीज़ों की प्राप्त करना कह सकते हो आप, ठीक है ना। हाँ, भौतिक चीज़ों का सुख लेने वाला या भौतिक चीज़ों का ग्रीडी पर्सन कह सकते हो, जिसको चीज़ें चाहिए, मटेरियल गेन। एक्सीडेंटली किल समवन, ये इसका मीनिंग नहीं होता। बरी द डेड, नहीं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पुल द ट्रिगर, बताओ भैया, ट्रिगर दबा देना, सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी चीज का ट्रिगर दबा रहे हो, ऑब्वियसली क्या कर रहे हो, है ना। अगर आपके हाथ में बंदूक है, चलाना मत चलाना मत, चला दी, इसका मतलब आपने एक्शन ले लिया, सिंपल है ना। टू कमिट, और स्पेशली नेगेटिव केस में कमिट हमेशा नेगेटिवली यूज करा जाता है। कमिट का मतलब होता है कुछ क्राइम कर देना, कुछ गलत कर देना। अगर आपने गोली दबा दी, ट्रिगर दबा दिया, गोली चला दी, इसका मतलब है कि आपने एक एक्शन ले लिया, आपने कार्य करना स्टार्ट कर दिया, पुल द ट्रिगर। ऑन द जॉब, ऑन द जॉब क्या होता है बताओ। बिल्कुल सही बात है यार, सुनो, वो बंदा ना बिजी है अपने काम में, तो ऑन द जॉब का मतलब होता है वर्किंग एट अ पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब में काम कर रहा है बंदा, बस सिंपल है। द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, लाइफ एंड सोल, भाई अगर कोई व्यक्ति बोलते यार ये ना, ये व्यक्ति इस पूरी कंपनी का दिलो जान है, यानी कि इसके बिना कुछ चल ही नहीं सकता। द ओनली पर्सन हु डांसेस इन द पार्टी, नो। चीफ गेस्ट ऑफ द पार्टी, नो। अ पर्सन हु ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स, पर्सन हु ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ एनर्जी टू द पार्टी, ऑब्वियसली ये हो जाएगा। इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है पूरी पार्टी में, इसके बिना तो पूरे ग्रुप में कुछ नहीं होता, पूरी पार्टी में कुछ नहीं होता, जब तक ये बंदा नहीं होगा तब तक मजा ही नहीं आता, यानी कि इसी से पूरी पार्टी की एनर्जी बनी होती है। पैडल टू द मेटल, पैडल टू द मेटल का क्या मतलब होता है बताओ। अगर मान लो कोई चीज चल रही है, साइकिल चल रही है फॉर एग्जांपल, अगर आप उस साइकिल में पैडल नहीं चलाओगे तो साइकिल चलेगी नहीं, चलेगी ना।
और जितने ज़्यादा पेडल चलाओगे उतनी तेज चलेगी गाड़ी। अगर किसी भी चीज़ में अगर आप पेडल चला रहे हो, यानी कि द मेटल, पेडल टू द मेटल, वेरी एक्सपेंसिव नहीं, टू गो फुल स्पीड ऑब्वियसली, स्पेशली वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल। अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हो और आप उसमें रेस पे रेस, एक्सीलरेटर पे एक्सीलरेटर मारे जा रहे हो, पैडल पे पैडल मारे जा रहे हो, इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू स्पीड योर कार, योर व्हीकल, योर बाईसाइकिल और योर बाइक, किसी भी एक व्हीकल को आप क्या कर रहे हो, स्पीड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो, लगभग फुल स्पीड कर दे रहे हो। हाई हॉर्स का मतलब बताओ, हाई हॉर्स कौन होते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझता है कि मैं ही हूं दुनिया में और कोई है ही नहीं है, तो उसको हम कहते हैं क्या, टू बी वेरी लकी, नहीं, क्या कहेंगे उसको, हाई हॉर्स को, एन एटीट्यूड पर्सन या एन एटीट्यूड ऑफ मोरल सुपीरियरिटी। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चाहता है, सोचता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, ऐसा व्यक्ति होता है ना, उसको हाई हॉर्स बोलते हैं। टू थ्रो अप द स्पंज, टू थ्रो अप द स्पंज का क्या मतलब होता है? टू कैच समबडी ऑफ गार्ड, टू सरेंडर और गिव अप द कंटेस्ट, ऑब्वियसली ये हो जाएगा थ्रो अप द स्पंज। थ्रो अप द स्पंज मतलब आपने हार स्वीकार कर ली। इसके आगे मीनिंग भी लिखते चलना, हार मान लेना। देखो अगर किसी इडियम का, देखो मैं बोल रहा हूं ना मुंह से, तो इनको भी आप ये समझो कि ये मीनिंग ही बता रहा हूं मैं, आप लोग लिखते चला करो, क्योंकि हमें जो भी मैंने जो एनालिसिस किया है ना पिछले 2022-23 का, उसमें जो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो निकल के आई है ईडियम्स एंड फ्रेजेस में, वो बता रहा हूँ, उन्होंने ईडियम में रट्टा मारा है। जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम निकल के आई है ईडियम्स में, वो ये है कि उन्होंने ईडियम्स में हिंदी में रट्टा मारा है, ईडियम्स की हिंदी पढ़ के चले गए और उनके क्वेश्चंस हो गए गलत। तो कभी भी ईडियम्स को आप हिंदी में मत पढ़ो, बहुत ज़्यादा हिंदी में मत पढ़ो, मीनिंग समझ लो अच्छी बात है, बट हिंदी में वो कभी काम नहीं आएंगे। इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ो, ईडियम्स को हमेशा इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ोगे, आपके क्वेश्चंस के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप हिंदी में रट्टा मार के जाओगे, आपके क्वेश्चंस गलत, लगभग ये मान के चलोगे आपने ईडियम्स पढ़े ही नहीं है। हमेशा ईडियम्स को इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ो, वरना पछताओगे। बहुत सारे बच्चों का ऐसा गड़बड़ हुआ है मामला, ठीक है ना। तो इसमें भी सेम यही चीज है, टू सरेंडर और गिव अप द कंटेक्स्ट, सरेंडर कर देना, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 सुशी हैज सच स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू। अगर सुशी केट से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस है, तो रिजेम्बलेंस जानते हो क्या होता है? सिमिलैरिटी, मतलब एक जैसे दिखना, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये मीनिंग है, आपको नीचे से एक ईडियम ढूंढना है, ये बहुत अच्छा। अब देखो ऐसे ईडियम्स अगर आपको पूछे जाएंगे, देखो मैंने बताया था कि एमटीएस में सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीजीएल से भी ज्यादा, ठीक है ना। तो मीनिंग अगर इस तरह का पूछा जा रहा है, इस तरह के ईडियम्स पूछे जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ईडियम होता है डेड रिंगर। डेड रिंगर एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है एक जैसा। यहाँ पे लिख लेना मीनिंग एक जैसा। अब जैसे इसका मीनिंग लिख लिया, अच्छी बात है, लिख लिया, बहुत ज़्यादा एक जैसा मतलब सिमिलर सा। अगर कोई व्यक्ति जैसे हूबहू ऐसे नज़र आ रहा है किसी के जैसा, तो हम उसको कहते हैं डेड रिंगर, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम। तो सुशी हैज़ सच स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू केट विंसलेट दैट समटाइम्स पीपल वुड आस्क हर फॉर हर ऑटोग्राफ। कभी कभी उसी से ऑटोग्राफ मांग लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ईडियम फॉर द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, लाइक हैज सच स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू समवन, किसी चीज़ के जैसा दिखना, किसी दूसरी चीज़ के जैसा दिखना। तो ऑप्शन ए डेड रिंगर याद रखना। इन द लॉन्ग रन, अगर आप लंबे समय तक किसी काम को कर रहे हैं, इन द लॉन्ग रन क्या होना चाहिए बताओ? सिंपल सी चीज़ है। इन द लॉन्ग रन का क्या मतलब होता है बताइए? क्या लैक ऑफ एनर्जी होगा, या लॉन्ग वॉक, या बोलते हैं कि यार देखो सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो, हम आखिरी तक निभाएंगे, ऐसे करके वादे करते हैं ना प्यार मोहब्बत में, ऐसे करके, तो उसी को बोला जाता है इन द लॉन्ग रन। मतलब जब तक हम हैं तब तक, लंबे समय तक चलना है, मतलब आखिरी तक जाने की कोशिश करेंगे। इन द एंड मतलब किसी भी चीज़ का अंत जो होता है ना, बोलते हैं अंत भला तो सब भला, वैसे ही कुछ, लेकिन अंत कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है, पता नहीं क्या है किसी चीज़ का, अंत तक लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। ड्रॉ अ ब्लैंक का क्या मतलब होता है? ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब बताइए। गिव लेम एक्सक्यूज, अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, या रैगिंग ऑफ फ्रेशर। भैया फ्रेशर की रैगिंग करने का क्या मतलब? टू फेल टू गेट आंसर, ये हो जाएगा आंसर डी। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है,
बोलते हैं यार मैं एग्जाम में बिल्कुल ब्लैंक पेपर लिख के आया हूँ, यानी कि मैं कुछ नहीं लिख के आया, मैं पूरी तरह से फेल हो गया हूँ। टू फेल टू गेट एन आंसर और रिजल्ट, किसी भी चीज़ का रिजल्ट देने में आप फेल हो गए। टू सी द लाइट का क्या मतलब होता है, हमेशा पॉजिटिव रहना कह सकते हो आप, ठीक है, कि अगर आपको हमेशा अच्छी चीज़ें दिखती हैं, ऐसा करके बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, टू सी द लाइट। यानी कि एक होता है कि यार तुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक तो ऐसे करता रहता है। एक होता है जिसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, तो वो ये नहीं कहेगा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो देखेगा चलो कुछ तो आ रहा है। तो हमेशा पॉजिटिव साइड को देखना, ये होता है टू सी द लाइट। इसका मतलब क्या हो गया, गेन कॉन्शियस नहीं, मिस अंडरस्टैंड नहीं, टू बी ऑप्टिमिस्ट कह सकते हो, बट इसका अच्छा जो आंसर होगा टू बी ऑप्टिमिस्ट कह सकते हो, बट ये इसका आंसर नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होगा नीचे वाला डी। इसका क्यों होगा बता रहा हूँ, कि कोई चीज़ अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है और आ रही है, उसमें जो भी रेशियो है आप पॉजिटिव चीज़ को ले रहे हैं, हालांकि कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक, बट इसका एक्चुअल जो मीनिंग होगा वो होगा कि सडनली रियलाइज और अंडरस्टैंड समथिंग, अचानक से आपको कोई चीज़ समझ में आ जाती है, इसको कहते हैं। हालांकि आशावादी जो है इसमें सूट कर रहा है सी वाला, लेकिन इसका असल में जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग सी द लाइट का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको अचानक से समझ में आ गई, जैसे कि काफ़ी देर से आपको एक सवाल समझ में नहीं आ रहा और दिमाग में अचानक से क्लिक कर गया, किसी ने समझा, ओ हो ओके ओके ओके, गॉट इट, अब आगे सर छोड़ो, अब तो मैं कर लूंगा। इस तरह से इसको कहते हैं सी द लाइट, कि अचानक से आपको कोई चीज़ समझ में आ जाती है। फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, भैया बिल्कुल अमीर गरीब से अमीर, अमीर से गरीब सुना होगा आपने, तो सिंपल सी चीज़ है, रैग्स टू रिचेस। अब भाई रिचेस तो पैसे वाले होते हैं, अचानक आदमी कोई गरीब से अमीर हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पॉवर्टी टू वेल्थ, गरीबी से अमीरी रेखा में चले गए भाई साहब। MTS 11 मई 2023, बताइए अगला क्वेश्चन देखो। फ्रॉम रैग्स टू रिचेस हो गया। गो डाउन लाइक अ लीड बैलून, गो डाउन लाइक अ लीड बैलून का क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात है, अगर आप लीड बैलून की तरह नीचे गिर रहे हैं, जैसे मान लो कोई एक चीज है और वही लीडर है, आगे चलने वाली चीज तो वही गिर रही है, इसका मतलब आपका इंप्रेशन बहुत गलत जा रहा है कहीं पे। तो टू बी रिसीव्ड बैडली, मतलब एक तरीके से आपको क्रिटिसाइज किया गया है बुरी तरीके से, किसके द्वारा, ऑडियंस के द्वारा। अगर आप कहीं पे कोई परफॉर्मेंस देने गए और ऑडियंस ने आपको क्या कर दिया, नीचा दिखा दिया, यू आर बैडली क्रिटिसाइज्ड, समझ गए, यू आर ट्रीटेड बैडली। गो डाउन लाइक अ बैड लीड बैलून, इसका मतलब हो गया कि आपको बहुत ही क्रिटिसाइज मिले, यानी कि एक तरीके से आपको डिसलाइक किया गया है, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा, आपने कुछ गलत किया, मतलब आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। आई एम जस्ट इन अ बैड ब्लड या बैड मूड टुडे, ये आपका मीनिंग है और आपको ईडियम नीचे से ढूंढना है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक राइट, क्लीन अप, ड्रेस टू द नाइस, या गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, हाँ ये हो जाएगा, नहीं हाँ सही है, ये हो जाएगा। अगर आप बिस्तर से दूसरी साइड मिले, यानी कि बिस्तर पर ऊपर सोते हैं, आप नीचे मिले हो, सुबह उठे तो आपने देखा मैं बिस्तर के नीचे हूँ, या आप इधर सो रहे हैं, आपने देखा कि मैं बिस्तर के इधर हूँ, इस साइड हूँ, इसका सिंपल सा क्या मतलब होता है, मैं एक बार वॉइस चेक करूँ, ऑल ओके। तो इसका क्या मतलब होता है, सिंपल सा ये है कि यार मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मतलब मैं आज का जो दिन है वो कुछ अजीब सा है, मतलब उल्टा पुल्टा है। तो आप ये कह सकते हैं जस्ट इन अ बैड मूड, इन अ बैड मूड, बुरे मूड में होना या कुछ अलग होना, कुछ डिफरेंट होना। तो गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, ये ईडियम है, ईडियम नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये ईडियम। अब इसमें देखो मीनिंग जो है आपको हिंदी में सिर्फ समझाया जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता, लिखा भी जा सकता है बट उसका कोई फायदा नहीं होता है। अब इस ईडियम को अगर आपको समझना है, यू शुड हैव टू लर्न इन इंग्लिश टू इंग्लिश। इसमें इंग्लिश जितनी ज़्यादा आप ऐड करोगे उतना ज़्यादा नुकसान आपके लिए होने वाला है। फार एंड वाइड बोलते हैं यार ये तो बहुत दूर की चीज़ें हैं, ये मेरे से बहुत दूर है, बोलते हैं कि ये तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ये इसका मीनिंग होगा, या प्रेजेंट एवरीवेयर, फार एंड वाइड, या फिर डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, या नॉट फ्रीक्वेंट, यूजुअल या रेयर। नहीं, इसमें से देखा जाए तो चारों में से इसका मीनिंग वैसे जैसे मैंने बोला उस तरह से कोई नहीं नजर आ रहा, क्योंकि बहुत दूर है, आउट ऑफ रेंज ऐसा कुछ होता तो चलता, लेकिन इनमें से अब क्या लगा सकते, इक्वल अपॉर्चुनिटी तो होगा ही नहीं, ये तो क्लियर है। नॉट फ्रीक्वेंट या अनयूजुअल, ये भी नहीं होगा। डिवाइडेड इनटू, ये भी नहीं होगा, ये सही है। प्रेजेंट एवरीवेयर, फार एंड वाइड का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज है
जो सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है। जैसे बोलते हैं ना ईश्वर कहाँ है, भैया ईश्वर हर जगह है, भगवान हर जगह, ऐसे करके बोल देते हैं ना। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है कि अगर आपने किसी के सर में कीला गढ़ा दिया, इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल सा मतलब है कि आपने उसके सही और सटीक जगह पर वार किया है। एक ऐसी जगह पर वार करना जहां पर, एक ऐसी जगह पर वार करना जहां पर क्या है, चोट लगने के ज्यादा चांसेस हैं। तो ये हो जाएगा टू हैव नो आइडिया अबाउट एनीथिंग, या अ पर्सनल इंटरेस्ट, या टू हियर, या फिक्स एग्जैक्टली राइट आंसर। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सही जगह पर क्या करना, वार करना। आगे देखो, इट टेक्स टू टू टेंगो, ये तो समझ में आता ही है, ये तो बहुत बार पढ़ रखा है हमने। इट टेक्स टू टू टेंगो का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कोई नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया, अब मैंने कहा भैया ये किसने किया, ये किसने किया? उसने कहा नहीं मैंने नहीं किया, ये कहना मैंने भी नहीं किया। फिर इसने देख लिया इन दोनों को, मैंने कहा भाई तुमने भी किया है और तुमने भी किया है। तो उसने कहा कि भाई हाँ यार कोई बात नहीं, गलती तो हुई है, दोनों से हुई है। तो जब कोई गलती होती है और उसके रिस्पॉन्सिबल दोनों पर्सन होते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ टू टेक्स, इट टेक्स टू टू टेंगो। इट टेक्स टू टू टेंगो का मतलब होता है एक आर्ग्यूमेंट या बहस या लड़ाई जो भी है, एन आर्ग्यूमेंट बोथ पार्टीज आर इक्वल रिस्पॉन्सिबल, इक्वली रिस्पॉन्सिबल। उस झगड़े, उस आर्ग्यूमेंट के लिए दोनों ही पार्टीज क्या होती है, इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी को कहते हैं इट टेक्स टू टू टेंगो। श्योर फिक्सिंग अ फ्लब्ड डिसीजन इजंट ऑलवेज अ पीस ऑफ केक। अरे यार सबको पता है, अ पीस ऑफ केक इट मीन्स अ वेरी इजी टास्क। किसी भी चीज को करना एक तरीके से यार केक खाने के बराबर है या केक पर चलने के बराबर है, ठीक है। अ पीस ऑफ केक मतलब आपको केक का पीस खिला दिया जाए तो कितना ही आसान होगा, बिल्कुल आसान है, उसको कोई भी खा सकता है। तो ये हो जाएगा बहुत ही इजी टास्क। आंसर हो जाएगा आपका अ टास्क दैट कैन बी अकॉम्प्लिश्ड वेरी इजीली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, नो द रोप्स। रोप्स जानते हो क्या होते हैं? जो पहाड़ों पर रस्सियां लटकी होती हैं। अब जो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जो पहाड़ों पर रस्सियां लटकी होती हैं, उन्हीं के सहारे तो लोग चढ़ते हैं ऊपर। अब जिनको उन रोप्स का, उन रस्सियों का, उन रास्तों का आइडिया होगा कि कौन सी रस्सी पकड़नी है, कैसे कहाँ जाना है, तभी तो वो वहां तक पहुंच पाएगा। तो टू ब्रेक द रूल्स, रिवील अ सीक्रेट, अंडरस्टैंड द डिटेल, किसी भी चीज की डिटेल को समझना, है ना, किसी भी चीज के बेसिक्स को समझना कि हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करती हैं चीजें। आपको रास्ता पता है, आपको रोड मैप पता है, आपको ये आइडिया है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सब क्या आइडिया होना ही क्या होता है, नो द रोप्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्क्रैच वंस हेड, ऐसे करके अगर आप अपना सर खुजा रहे, इसका मतलब क्या है, यू आर वेरी कंफ्यूज्ड कह सकते हैं। अगर कोई ऐसे सर खुजा रहा है, इसका मतलब क्या है, कंफ्यूज होना। भाई सर खुजाना सिंपल सी बात है, अगर आप सर खुजा रहे हो तो सिंपल सी चीज है, इसका क्या मतलब हो जाएगा जी, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज हो जाएगा। टू थिंक हार्ड इन अ पजल्ड वे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपने सर को खुजा रहे हैं, यानी कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेड मैन्स शूज, अब देखो कोई मरा हुआ व्यक्ति है, उसके शूज हैं, डेड मैन्स शूज, इसका क्या मतलब है, मरे हुए लोगों के जो जूते होते, इसका मतलब है कि जॉब दैट वन टेक्स ओवर फ्रॉम समबडी हु हैज लेफ्ट अनएक्सपेक्टेडली और डाइड। भाई किसी व्यक्ति की जॉब किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी जाए क्योंकि वो अचानक से या तो छोड़ के चला गया है या वो मर चुका है। तो जॉब दैट वन टेक्स ओवर फ्रॉम समबडी हु हैज लेफ्ट अनएक्सपेक्टेडली और डाइड। टू स्ट्रेच वंस लेग्स, भैया अगर आप अपनी लेग्स स्ट्रेच कर रहे हो, अपनी वार्म अप कर रहे हो, इसका मतलब है यू आर रेडी टू फाइट, ठीक है ना। तो टू लीव अ प्लेस विदाउट परमिशन, टू गो फॉर अ पार्टी, टू गो फॉर अ वॉक आफ्टर यू हैव बीन सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, नो। मेजर वंस वर्थ, ये हो जाएगा, ये होगा, नो नहीं, ये सही है। आप किसी भी काम के लिए जा रहे हो, स्ट्रेच वंस लेग, ये सही है कि आप अब वार्म अप कर रहे हो, अब रेडी हो गए, बहुत परेशान हो गए। जैसे बोलते हैं कि आप जब 9 to 5 जॉब करते हैं, 7-8 घंटे 9 घंटे, तो उसके बाद आप ऐसे स्ट्रेच कर रहे होते हैं, या ऐसे करके ऐसे कर रहे हो पैरों को भी, अब फिर पैर दिखेंगे नहीं आपको। टू स्ट्रेच वंस लेग्स का मतलब होता है टू गो फॉर अ वॉक, थोड़ी देर के लिए आप अपने लेग स्ट्रेच करने जाते हैं, ठीक है। यू हैव बीन सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम,
जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से क्या करते हैं, वो बैठे हुए हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है जी। ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। देखो, अगर आपको कुछ भी नापना है या कुछ भी अगर बोलते हैं कि समय बड़ा बलवान, समय पर ही सारे काम होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? पहले सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ड्रास्टिक टाइम्स, ड्रास्टिक मतलब होता है बड़ा, ड्रास्टिक चेंज नहीं तो बड़े चेंजेस। कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर, अगर बड़ा टाइम है या कुछ बुरा समय है तो आपको बड़े ही बदलाव करने पड़ेंगे। अगर बड़ा टाइम है तो बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। When you are extremely desperate, जब आप बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए, बहुत ज्यादा क्या हो, आप निराश हो रखे हो, ठीक है ना, बहुत बड़े लेवल पे, यू नीड टू टेक एक्सट्रीमली डेस्परेट एक्शन, तो आपको उसी तरह के एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। दैट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस इडियम, कि अगर आप डेस्परेट हो, जितना ज्यादा डेस्परेट हो उतने ही डेस्परेट आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। उस टाइम पे आपको भागना नहीं है खुद से। तो ड्रास्टिक टाइम्स, अगर कठोर समय है तो आपको चेंजेस भी बड़े ही करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट, टू सिंग अ डिफरेंट ट्यून, अगर आप सबसे अलग बोली बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? टू चेंज द वे वन टॉक अबाउट समथिंग, टू ब्रैग अबाउट समथिंग, टू बी एबल टू हैंडल अ जॉल्ट, बाय और सेल। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि भैया उसने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप अलग तरह की भाषा बोलते हैं, इट मीन्स टू चेंज द वे यू वे वन टॉक्स अबाउट समथिंग, कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, आप उससे थोड़ा डिफरेंट बोल रहे हैं, बिल्कुल उसके अलग बोल रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट ट्यून है भाई इसकी, तो अलग ही टाइप से बोल रहा है ना। तो टू चेंज द वे वन टॉक्स अबाउट समथिंग, बहुत सिंपल है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का क्या मतलब होता है? विद ड्यू रिस्पेक्ट, नेफेरियसली और टेकन फोर्सफुली, या डाउट द ट्रुथ और द वैल्यू ऑफ समथिंग। विद अ पिंच ऑफ साल्ट, ये भी बहुत रिपीटेड है। विद अ पिंच ऑफ साल्ट का मतलब हमने बहुत बार पढ़ा है कि विद अ ड्यू रिस्पेक्ट तो नहीं होगा, नेफेरियसली भी नहीं, टेक फोर्सफुली ये भी नहीं होगा, डाउट द ट्रुथ और वैल्यू ये हो जाएगा। पिंच ऑफ साल्ट बोलते हैं ना, हल्का कुछ तो, दाल में काला है, सुना है आपने, दाल में कुछ तो काला है। अगर इसका मीनिंग अगर आपको लिखना है तो लिख लो, दाल में काला। दाल में काला का सिंपल सा मतलब ही यही होता है कि समथिंग इज रॉन्ग इन दिस होल सिचुएशन, डाउट द ट्रुथ, सच में संदेह करना, और वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज की वैल्यू में संदेह करना, ये सब इसका मीनिंग होता है। ऑन अकाउंट ऑफ, सबको पता है रिस्पॉन्सिबल होना भैया, किसी का कारण होना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, या जवाबदेही लिख लो, उत्तरदायी लिख लो। उत्तरदायी होना, जवाबदेही होना, यानी कि अगर कुछ भी हुआ है तो किसकी वजह से हुआ होगा? तुम्हारी वजह से हुआ होगा, क्योंकि तुमने ही क्या हुआ है, तुमने ही करवाया होगा, क्योंकि तुम इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हो। तो इसका मीनिंग हो जाएगा अकाउंट। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ, के कारण, के कारण, ठीक है ना। अनिल जादौन इंग्लिश मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ठीक है। गट फीलिंग, सॉरी। अब देखो, सबको पता है गट फीलिंग क्या होती है। बोलते हैं यार इस चीज के लिए, इस काम को करने के लिए गट्स चाहिए, गट फीलिंग चाहिए। इसका मतलब है टू हैव अ डिस्प्यूट विद समवन, अ पर्सनल इंट्यूशन यू गेट स्पेशली, या वेरी एक्साइटेड और जॉयफुल, रेकलेसली नहीं, ये हो जाएगा सी, सॉरी बी। अ पर्सनल इंट्यूशन यू गेट स्पेशली व्हेन फील समथिंग मे नॉट बी राइट, मतलब एक उस टाइम पे गट फीलिंग आना जब आपको लगे कि नहीं यार ये सब करना ठीक नहीं है और रिस्की है, फिर भी आप उस काम को कर रहे हो ये जानते हुए भी, ठीक है। तो इसको कहते हैं पर्सनल इंट्यूशन। अब पर्सनल इंट्यूशन यू गेट, जो आपके अंदर आ जाता है स्पेशली व्हेन यू फील समथिंग, जब आपको लगता है कि नहीं ये चीज सही नहीं है, फिर भी आप कर लेते हो उस काम को, दैट इज कॉल्ड गट फीलिंग्स, ठीक है। गिविंग समवन या टू गिव समवन अननेसेसरी एडवाइस, ये तो मीनिंग है, ये तो भैया मीनिंग है। आपको नीचे से क्या करना है, ईडियम ढूंढना है। बीइंग अ बैक सीट ड्राइवर, ये हो जाएगा। अगर आप किसी को सीट पीछे बैठ के डायरेक्शन बता रहे हो कि ऐसे करना है वैसे करना है, यानी कि आपकी एडवाइस की वहां जरूरत नहीं है। भाई गाड़ी कोई और चला रहा है, आप पीछे से क्यों सलाह दे रहे हो, जरूरत ही नहीं इस चीज की। तो ऐसी एडवाइस देना जो किसी को जरूरी नहीं लगती और ना ही देनी चाहिए। टू फ्लाई इनटू अ रेक, गुस्से में आग बबूला होना। टू गेट वेरी एंग्री,
ये सब MTS 2023 के सवाल है भैया, देख लो। ठीक है, गेट इनटू सॉरी टू फ्लाई इनटू अ रेग, ये इसका मीनिंग होता है किसका, ये इडियम होता है, ये मीनिंग होता है टू गेट वेरी एंग्री, गुस्सा हो जाना, बहुत तेजी से गुस्सा हो जाना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना। टू बटन वंस लिप्स, भैया अगर अपने होठ बंद कर लो यानी कि चुपचाप हो जाओ, बिल्कुल कीप साइलेंस, बोलते हैं अपना मुंह बंद करो, ये लिप्स बंद कर लो। या जिप द लिप्स होता है या टू बटन वंस लिप्स होता है, इसका मतलब होता है टू कीप साइलेंस। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, अगर पीछे से शेर आ रहा है, इधर चट्टान है और इधर दोनों तरफ पानी पानी है, समंदर, तो आप फंस चुके हैं बहुत बुरी अवस्था में, सिचुएशन में। स्टक बिटवीन टू वेरी बैड ऑप्शंस, दो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में फंस चुके हो, इसको कहते हैं बिटवीन अ रॉक एंड अ डेविल सी। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इस तरह के, बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस, ये सब ईडियम्स होते हैं, इनका मीनिंग होता है दो कठिन परिस्थितियों के बीच में फंस जाना। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 150, टू बियर द ब्रंट ऑफ, किसी एक एंड्योर द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग, ये हो जाएगा। जो मेन पार्ट होता है ना किसी भी चीज़ का, जो मेन इम्पैक्ट होता है उसको बियर करना, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उसका जो मेन पार्ट है उसको बियर कर रहे हो तो उसी को कहा जाता है टू बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस कंप्लीट। चलिए, अगर आप लोग गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल 2024-25 सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीयू किसी भी अदर एग्जाम के लिए और अदर एग्जाम के लिए भी, अगर आप लोग डिफेंस के लिए भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप यहां पे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और यहाँ पे आपको क्या होगा भैया, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स में आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, ठीक है, वाईफाई, स्टडी रूटीन, अंडर गाइडेंस, डाउट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है जी। और अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं घर बैठे तो आपके लिए ये देख लो 16 बैच है, बैच नंबर 16, ये लाइव प्लस वीओडी इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ये किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, डिफेंस एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए ये कंप्लीट बैच आपके काम का है। ठीक है ना, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आता। और अगर आप लोग जो रिसेंट में एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे सीपीयू एग्जाम होने वाला है, फेज 12 होने वाला है, सीएचएसएल होने वाला है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये वीओडी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फाउंडेशन प्लस प्रैक्टिस बैच दोनों चीजें हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे हमारे सारे बैचेस चलते हैं अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है ना, ये हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।